तो जो मिनी प्लेट्स हैं आपकी, वो भी बेसिकली रिजिड फिक्सेशन करवाती हैं। और उनमें और जो आपकी कंप्रेशन प्लेट्स हैं, उनमें डिफरेंस ये है कि आपने कंप्रेशन प्लेट्स जब पढ़ी थी तो वो आपकी आउटर कॉर्टिकल प्लेट से लेके इनर कॉर्टिकल प्लेट के अंदर तक स्क्रू की हुई होती हैं। जबकि जो मिनी प्लेट्स होती हैं वो सिर्फ आउटर कॉर्टिकल जो प्लेट है उसी को एंगेज कर रही होती हैं, इनर कॉर्टिकल प्लेट तक नहीं जाती। यानी उसके अंदर जो स्क्रू लगाएंगे वो सिर्फ आउटर कॉर्टिकल प्लेट यानी लेबियल साइड ऑफ द बोन में इंसर्ट होगा। इनर वाली जो कॉम्पैक्ट बोन है, कॉर्टिकल बोन है, वहाँ तक उसने स्क्रू नहीं होना। तो एक तो इसमें एडवांटेज सीधा सीधा ये आ गया कि इसमें आपकी जो इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व है उसको डैमेज होने के कोई ख़तरा नहीं है। जब आपने कंप्रेशन प्लेट्स पढ़ी थी तो उसमें ऑब्वियसली क्योंकि वो आउटर कॉर्टिकल प्लेट से इनर कॉर्टिकल प्लेट तक स्क्रू करना होता है, तो इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व वाला जो एरिया है वहाँ पे आप स्क्रू नहीं कर सकते। तो इसमें बेसिकली आप कर सकते हैं। तो उसमें वो जो आइडिया बताता है वो ये है कि चैम्पी और उसके को वर्कर्स थे जिन्होंने मिनी प्लेट्स का आइडिया दिया। और उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि वो कहता है कि कंप्रेशन की बेसिकली मैंडिबल के फ्रैक्चर को जब आप ठीक कर रहे होते हैं तो कंप्रेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक नेचुरल कंप्रेशन की जो लाइन है वो प्रेजेंट होती है लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल पे। यानी वो इटसेल्फ जो है वो मतलब आपका जो लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल है वो इस तरह का बना हुआ होता है कि वो मतलब एक दूसरे की तरफ ही मतलब पुल हो रहा होता है अगर फ्रैक्चर हो जाए तो इस वजह से वो कहता है कि अलग से कोई चीज़ दे के तो उनमें कंप्रेशन प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती। और फिर वो ये बता देता है कि पहले ये स्टेनलेस स्टील से बनाई जाती थी जो मिनी प्लेट्स हैं, और बाद में इनमें जो मॉडिफिकेशन आ गई तो वो फिर टाइटेनियम से बनने लग गई। तो इसमें से बेसिकली इतना ही इम्पोर्टेंट है। और जो लास्ट आपका रिजिड ऑस्टियोसिंथेसिस का मतलब तरीका है वो आपका लेग स्क्रूज है। तो लेग स्क्रूज बेसिकली जो डायग्राम उसने दिया उससे सिंपली समझ आ जाते हैं कि अगर आपके मैंडिबल का कोई ओब्लीक रनिंग फ्रैक्चर है तो उसमें आप 2 स्क्रूज लगा के उसको फिक्स कर सकते हैं। तो करना आपने ये है कि ये भी आपका जो है ये आउटर कॉर्टिकल प्लेट से इनर कॉर्टिकल प्लेट तक एक्सटेंड करेगा। लेकिन इसकी जो ड्रिलिंग होगी यानी स्क्रू लगाने से पहले जो इसकी प्रेपरेशन की जाएगी होल की, वो इस तरह होगी कि जो इनर कॉर्टिकल प्लेट में होल बनाया जाएगा वो थोड़ा सा नैरो होगा एज़ कम्पेयर टू जो आउटर कॉर्टिकल प्लेट में बनेगा। यानी जब आप स्क्रू को टाइट करेंगे तो जो इनर कॉर्टिकल प्लेट है उसको तो वो एंगेज करेगा, लेकिन आउटर कॉर्टिकल प्लेट क्योंकि आपने जो होल है वो थोड़ा सा वाइड बनाया हुआ है तो उसको जो स्क्रू है वो एंगेज नहीं करेगा। लेकिन जब आप उसको टोटली स्क्रू इन कर देंगे तो जो हेड ऑफ द स्क्रू होगा वो आपकी आउटर कॉर्टिकल प्लेट पे आगे फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स द फ्रैक्चर्ड पार्ट। तो इसकी वजह से कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा दोनों फ्रैक्चर्ड पार्ट्स के अंदर, जैसे उसने डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो ये बेसिकली आपका तरीका है लेग स्क्रूज के साथ। और ये भी रिजिड ऑस्टियोसिंथेसिस होगी, यानी इसके साथ आपको इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी आपको मैंडिबल को मैक्सिला से ज्वाइन करके इमोबिलाइजेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये इसी तरह से रिजिड ऑस्टियोसिंथेसिस हो जाएगा, यानी प्राइमरी आप कह लें इंटेंशन से वहाँ बोन फॉर्मेशन होगी। और लास्टली वो रिजिड ऑस्टियोसिंथेसिस के हवाले से इंडिकेशन बता देता है कि वैसे तो आप मैंडिबल के फ्रैक्चर में किसी भी केस में रिजिड ऑस्टियोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन जिन केसेस में वो स्पेसिफिकली यानी इंडिकेटेड है वो उसने यहाँ पे बताए हुए हैं कि अगर इडेंचुलस पार्ट अगर बॉडी ऑफ द मैंडिबल का फ्रैक्चर हो जाए तो आपने रिजिड ऑस्टियोसिंथेसिस को प्रेफरेंस देनी है। अगर बॉडी और कंडाइल का फ्रैक्चर है जिसमें अर्ली मोबिलाइजेशन करनी है, यानी आप यंग एज में फॉर एग्जांपल पेशेंट आ गया कंडाइल का फ्रैक्चर है, तो उसमें ज़्यादा देर तक आप इमोबिलाइज नहीं कर सकते। उसमें फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि एक तो ग्रोथ थोड़ी सी उसकी हैम्पर हो जाती है, दूसरा एंकेलोसिस के चांसेस हो जाते हैं। तो उसमें आपने अर्ली मोबिलाइजेशन करनी होती है, तो उसमें आप रिजिड ऑस्टियोसिंथेसिस करें। पेशेंट्स जिनके अंदर इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उसमें आप ये करेंगे। क्लोज हेड इंजरी के साथ पेशेंट आया है तो आप सिर्फ फॉर एग्जांपल मतलब सिर्फ मैंडिबल को ही आप फिक्स करेंगे। कंटिन्यूटी डिफेक्ट्स हैं या फिर पहले से जो फ्रैक्चर है जिनमें ट्रीटमेंट के बाद मेल यूनियन या
नॉन यूनियन हुआ है, यानी या तो वो नॉर्मली हील नहीं हुआ या फिर हीलिंग हुई ही नहीं है वहाँ। तो ये सारी वो इंडिकेशन है जिसमें आपने रिजिड ऑस्टियोसिंथेसिस करना है, यानी प्लेट्स या लेग स्क्रूज लगाने होते हैं। तो उसके बाद फिर आपकी इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन आ जाती है। इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन में बेसिकली यह है कि वायर्स या बार्स या ब्रैकेट्स के साथ आपने मैंडिबल और मैक्सिला को आपस में ज्वाइन कर दिया है और उन दोनों की मूवमेंट को रोक दिया है। तो इसको आप बेसिकली कहेंगे इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन। तो इसमें जो तरीके उसने लिखे हुए हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल आनी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो इसमें जो पहला तरीका उसने बताया वो बॉन्डेड मॉडिफाइड ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स है। तो किया ये जाता है कि जिन पेशेंट्स में मिनिमली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो और दांत प्रेजेंट हों, और यानी वो एक तो आपके फ्रैक्चर में इन्वॉल्व ना हो और मोबाइल ना हो, तो उस केस के अंदर ये जो प्रोसीजर है ये किया जा सकता है। जो नॉर्मल आपकी ब्रैकेट्स होती हैं ऑर्थो की, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, उनके ऊपर हुक्स लगा दी जाती हैं। उसके बाद आप जो हेल्दी टीथ होंगे अपर और लोअर आपके जॉ के, तो उसको आप सेलेक्ट करके एच करके उनके ऊपर जो अपनी ब्रैकेट्स हैं वो लगा देंगे, और जो उनके ऊपर हुक्स लगी हुई हैं उनको आप अपर वालों को लोअर के साथ टाई कर देंगे। तो बेसिकली ये आपका अपर और लोअर जो जॉ है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया और अब उसमें मूवमेंट नहीं हो सकती। तो इस को बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन है, यानी मैंडिबल और मैक्सिला को आपस में जोड़ दिया गया है। तो इसके साथ इमोबिलिटी हो जाएगी और ऑब्वियसली साथ आपका फ्रैक्चर हील होता जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट बात इसमें वो ये बता देता है कि कंपोजिट के लिए आपको ऑब्वियसली ड्राई वर्क यानी एरिया चाहिए, फील्ड ऑफ वर्क चाहिए। तो अगर तो ब्लीडिंग है या इस तरह का इशू आ रहा है तो फिर जिसमें मतलब बेसिकली आप की मॉइस्चर कंटेमिनेशन हो जाती है, ड्राइनेस नहीं रह सकती एरिया की, तो उसके अंदर आप ये जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर सेकंड आपकी जो वो तरीका बताता है वो डेंटल वायरिंग है। वायरिंग में आप सिंपल ये समझ लें कि आपने उन्हीं केसेस के अंदर की जा सकती है जिनके अंदर आपके सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नेचुरल और नॉर्मल टीथ प्रेजेंट हो, जो मोबाइल ना हो और फ्रैक्चर में इन्वॉल्व ना हो। तो उनके अराउंड आप वायर को पास कर देते हैं, मैंडिबल में भी और मैक्सिला में भी। और फिर आगे दो तरीके होते हैं, या तो डायरेक्ट वायरिंग होती है या इनडायरेक्ट वायरिंग होती है। जो डायरेक्ट वायरिंग होती है उसमें ये होता है कि आप अपर में जो वायर आपने पास की है और लोअर में जो वायर पास की है उन्हीं को आपस में कनेक्ट कर देंगे और ट्विस्ट करके यानी कनेक्ट यानी ज्वाइन कर देंगे आप। तो इसको आप कहेंगे कि ये डायरेक्ट वायरिंग हुई है। जबकि इनडायरेक्ट में ये होगा कि लोअर की वायर को अपर की वायर के साथ किसी चीज़ के थ्रू कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप इलास्टिक्स के साथ या टाई वायर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये इनडायरेक्ट वायरिंग होगी, जिसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो आइलेट इंटरडेंटल आइलेट वायरिंग की उसने दी हुई है। तो बेसिकली आइलेट एक ऐसी वायर है जिसमें आप समझे कि एक साइड पे आपने एक आई बना देनी है, यानी एक होल बना देना है, उसको इस तरह ट्विस्ट करना है। तो उसको इस तरह तो समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं ट्राई करूँगा कि जो रेलेवेंट आपकी क्लिनिकल से वीडियोस होंगी ना कि आइलेट वायर्स कैसे बनती हैं, आर्च बार्स किस तरह होती हैं, तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, तो आप वहाँ से जो क्लिनिकल साइड होगी वो भी देख लीजिएगा। तो बेसिकली आप इसको डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं कि पहले आपने वायर को थोड़ा सा ट्विस्ट करके एक साइड पे आई बना देनी है उसकी। उसके बाद आपने उसको इंटरडेंटल एरिया में से पास कर देना है, और जो उसके दो एंड्स होंगे उनको एडजेसेंट यानी एक मीजियल इंटरडेंटल एरिया और एक डिस्टल इंटरडेंटल एरिया में से पास करवा के वापस बकल साइड पर ले आना है। और उन दोनों को जो एंड्स आप लेके आए हैं तो उनको दोबारा ट्विस्ट करके एक्स्ट्रा जो होगी वायर वो आपने कट कर देनी है। इसी तरह आपने 5 अपर इंटरडेंटल एरियाज़ में आईज़ रखनी है और 5 लोअर इंटरडेंटल एरियाज़ में आई रखनी है। उसके बाद आपने करना यह है कि जो आपकी टाई वायर होगी वो अपर जो आई है उसमें से गुजार के लोअर की आई के साथ कनेक्ट कर देनी है। यानी अपर और लोअर जो वायर्स हैं आपकी वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रही हैं एक दूसरे से, बल्कि ऐसे है कि
अलग से एक टाई वायर है जो अपर और लोअर वायर्स को कनेक्ट कर रही है, तो ये इनडायरेक्ट जो आपकी वायरिंग है उसकी एग्जांपल होगी। अब इसका एडवांटेज वो ये बता देता है कि विदाउट रिमूविंग दी आइलेट वायर्स, आप सिर्फ जो टाई वायर है वो रिमूव करके फ्रैक्चर की जो हीलिंग है वो चेक कर सकते हैं कि अब मोबिलिटी तो नहीं रह गई उसके अंदर। जबकि जो डायरेक्ट वायरिंग है उसमें जब आप अपर और लोअर की ऑब्वियसली वो इटसेल्फ कनेक्टेड है, ऊपर और नीचे वाली वायर्स, तो जब उनको आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो सारी आपकी फिक्सेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और आप फ्रैक्चर चेक करने के बाद, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 2 वीक्स के लिए अगर आपने मज़ीद उसको फिक्सेशन देनी है तो आपको सारा प्रोसीजर दोबारा करना पड़ेगा, जबकि इसके अंदर सिर्फ टाई वायर्स आपने दोबारा लगा देनी है अगर मज़ीद फिक्सेशन की ज़रूरत है तो। और फिर वो इम्पोर्टेंट बात इसमें ये बता देता है कि जब आपने अपर और लोअर के टाइट करने हैं वायर्स को, आइलेट वायर्स को, तो उसमें क्रॉस ब्रेसिंग इफेक्ट आना चाहिए, यानी वो जिग जैग फॉर्म में होने चाहिए। अपर और लोअर जो है वो इमीडिएटली एक दूसरे के डायरेक्टली ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ वो कहता है कि मैंडिबल में कुछ मोबिलिटी रह जाएगी। जबकि अगर जिग जैग या क्रॉस ब्रेसिंग इफेक्ट होगा आप कह लें, तो फिर जो मैंडिबल की थोड़ी बहुत मूवमेंट है वो भी नहीं होगी। और दूसरी वो कहता है कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर, क्योंकि वायर्स के एंड्स होते हैं तो उनको आपने ज़रा ध्यान से यूज़ करना होता है कि पेशेंट की आइज़ में ना लग जाए। और फाइनली वो ये बता देता है कि आपने उसकी ओक्लूजन जो है वो पहले से स्टडी करके रखनी है, उसमें कोई वियर फैसेट्स वगैरह है तो उनसे आपको हेल्प मिल जाएगी। और आफ्टर आप टाइल करने के बाद आपने कंफर्म कर लेना है कि प्री फ्रैक्चर्ड ओक्लूजन उसकी अचीव हो गई है, यानी उसी पोजीशन में वो हील हो जो उसकी नेचुरल पोजीशन है। और जब आपने टाई वायर्स को टाइट करना है तो मोलर एरिया से स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ आना है। मतलब पहले एक साइड का, फॉर एग्जांपल राइट साइड के मोलर एरियाज़ को टाइट करेंगे, फिर लेफ़्ट साइड के मोलर एरियाज़ को टाइट करेंगे, और इसी तरह राइट लेफ़्ट करते हुए आप आगे की तरफ आएंगे। ना आपने आगे से टाइट करना स्टार्ट करना है और ना ही आपने एक साइड के पहले स्टार्ट करने हैं। यानी एक साइड के पहले अगर सारे टाइट कर लेंगे तो पोस्टीरियर साइड पे जो है वो मैलोक्लूजन डेवलप हो जाएगी, और अगर आप एंटीरियर्स पहले कर लेते हैं तो भी आपकी जो नॉर्मल ओक्लूजन है वो नहीं अचीव होगी। तो वो कहता है कि अगर आप इंटीरियर को पहले टाइट कर लेंगे तो पोस्टीरियर ओपन बाइट डेवलप हो जाएगी, और अगर आप यानी वन साइड को, यानी सारी राइट साइड को पहले टाइट कर लेंगे तो पोस्टीरियर क्रॉस बाइट डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए आपने यानी मोलर से स्टार्ट करना है टाइटनिंग, और पहले राइट और लेफ़्ट फिर आगे आ जाए। फॉर एग्जांपल प्री मोलर एरिया में पहले राइट का कर लें फिर लेफ़्ट का कर लें, और इस तरह दोनों साइड से करते हुए पीछे से आगे की तरफ आना होता है। तो ये आपकी सारी आइलेट वायर्स थी, और फिर आपकी आर्च बार्स आ जाती हैं। तो आर्च बार्स जो आपकी हैं वो बेसिकली एक मेटल रॉड होती है जो आपकी आर्च की शेप की बना ली जाती है, यानी उस हिसाब से उसको मोल्ड कर लेते हैं, या आप कह लें बेंड कर लेते हैं, और उसको आप अपर में भी वायर से कनेक्ट कर देते हैं और लोअर में भी टीथ के साथ वायर से कनेक्ट करके, तो इवेंचुअली फिर आप दोनों जो आर्च बार्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं वाया इलास्टिक्स या फिर टाई वायर्स के साथ। तो अब इसमें और आइलेट वायर्स की इंडिकेशन में डिफरेंस ये है कि आइलेट वायर्स जो हैं वो आपने जब लगानी होती हैं तो उसके लिए आपके पास ऑलमोस्ट सारे ही नेचुरल टीथ प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एक इंटरडेंटल एरिया में आपकी जो आई है वो पास होनी है, और जो एडजेसेंट मीजियल और डिस्टल दोनों इंटरडेंटल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी आपकी जो है वो वायर ने पास होना है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे टीथ जो है वो सपोर्टिव होने चाहिए कि वो थोड़ा सा लोड बर्दाश्त कर सकें। तो अगर आपके पास इतने टीथ अवेलेबल नहीं है कि आप सेटिस्फैक्टरीली 5 आइलेट वायर्स ऊपर लगा सकें और 5 आइलेट वायर्स नीचे लगा सकें, तो वो फिर इंडिकेशन बन जाती है आपकी आर्च बार यूज़ करने की। तो उसका तरीका ये है कि जो टीथ आपके सपोर्ट कर सकते हैं इस वायर को, और साथ आपकी जो बार अटैच होनी है उसको, उनके ऊपर मतलब आपने बार रख दी है, और बार के ऊपर से आप उस दांत की मीजियली वायर पास करेंगे, और उसी को घुमा के जब आप डिस्टली उस दांत के अराउंड पास करेंगे तो वायर बार के नीचे से गुजर रही होगी, यानी मीजियली बार के ऊपर से वायर गुजरेगी और डिस्टली बार के नीचे से वायर गुजरेगी, और इस तरह वो आपकी जो बार है वो आपके दांतों के साथ अटैच होती जाएगी। तो एक आपकी इसी तरह आर्च बार ऊपर लग जाएगी मैक्सिला में, और एक आपकी मैंडिबल में लग जाएगी, और इवेंचुअली आप इसको
एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट आपका जो मेथड है वो कैप स्प्लिंट्स है। तो कैप स्प्लिंट्स वो कहता है कि ऑलमोस्ट अब यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इससे बेहतर टेक्निक्स अब जो है वो प्रैक्टिस में आ गई हुई हैं। लेकिन फिर भी उनकी जो आप कह लें इंडिकेशंस बाकी रह गई हैं वो उसने बताई हुई हैं। तो बेसिकली ये एक स्प्लिंट है, आप समझे, जो डेंचर की तरह आप समझ लें, लेकिन स्प्लिंट यानी वो दांतों के ऊपर आप रखेंगे। तो वो सारा एक तो नीचे वाले जॉ में प्लेस होगा, एक ऊपर वाले जॉ में प्लेस होगा, और इनके ऊपर आपकी हुक्स बनी होती हैं जो मैंडिबल के यानी स्प्लिंट को मैक्सिला के स्प्लिंट के साथ ज्वाइन करेंगी। और स्प्लिंट का बेसिकली काम ये होगा कि उस जॉ के अंदर जिसमें फ्रैक्चर हुआ हुआ है उसके दोनों पार्ट्स को वो ज्वाइन करके रखेगा और उनकी मूवमेंट नहीं होने देगा। तो जिन पेशेंट्स में एडवांस्ड पेरिडोंटल डिजीज़ है उनमें ये बेसिकली इंडिकेशन है, यानी जिस पार्ट का फ्रैक्चर नहीं है वहाँ पे भी जो टीथ प्रेजेंट हैं उनमें आप समझ लें जिंजिवल रिसेशन है, कि आप उनके ऊपर ना तो आर्च बार की सपोर्ट ले सकते हैं, ना आपकी जो है वो वायरिंग की जा सकती है उन दांतों के ऊपर। ऑब्वियसली वहाँ प्लेट लगाने का तो आपके पास ऑप्शन है, जो कि उसने पहले ही बता दिया कि इससे बेहतर ऑप्शन आ गए हैं, तो कैप स्प्लिंट्स ऑब्लिटरेट हो गए हैं मोस्टली। लेकिन अगर आप के पास आइलेट्स मतलब बेसिकली जिस केस के अंदर टीथ आपके वायर्स और जो आर्च बार्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे, उस केस के अंदर आप स्प्लिंट लगा देते हैं। तो एक तो वो दांतों को भी सपोर्ट करेगा थोड़ा सा, और अगर उसकी पैरियो आप बेहतर कर लें उस दौरान में तो कुछ वो भी यानी बेहतर हो सकते हैं। दूसरा ये कि वो आपकी फ्रैक्चर को अपनी जगह पे फिक्स करके रखेगा। फिर है कि अगर आपका टूथ बेयरिंग सेगमेंट और बायलैटरल डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है कंडाइल का, तो उस केस के अंदर अगर आपने जो बॉडी ऑफ द मैंडिबल का फ्रैक्चर है उसके ऊपर स्प्लिंट लगा देंगे, और जो कंडाइल का फ्रैक्चर है उसकी अर्ली मोबिलाइजेशन हो जाएगी, यानी वो मूवमेंट के साथ आहिस्ता आहिस्ता खुद ठीक होगा। तो ये एक इसकी इंडिकेशन है। लेकिन वो कहता है कि इस तरह का मल्टीपल जो फ्रैक्चर है आपका, यानी बॉडी का भी है और कंडाइल्स का भी फ्रैक्चर है, तो उसको डील करने के लिए इससे बेहतर तरीके मौजूद हैं। और फाइनली वो कहता है कि अगर आपका बॉडी ऑफ द मैंडिबल का फ्रैक्चर हो गया जिसमें बोन लॉस हो गई है, साथ सॉफ्ट टिश्यू भी लॉस हो गया थोड़ा सा, तो उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप जब तक फ्रैक्चर हील हो रहा है और बाद में आपने सॉफ्ट टिश्यू को जो है वो रिप्लेस करना है, तो फ्रैक्चर की हीलिंग के लिए आप कैप स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसकी वो थोड़ी सी इंप्रेशन टेक्निक बताता है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसमें सिंपल में ये बताता है कि क्योंकि आपका फ्रैक्चर हुआ है तो लिमिटेड माउथ ओपनिंग होगी, ब्लीडिंग होगी, तो उसके लिए आपने एक तो सेगमेंटल ट्रेज यूज़ करने हैं, यानी आपने सारी आर्च का इकट्ठा इकट्ठा इंप्रेशन नहीं लेना, आपने सेगमेंट्स में यानी ट्रेज के सेगमेंट्स कर लेने हैं और उस सेगमेंटल इंप्रेशन लेके आपने पूरी जो है वो आर्च बनानी है अपनी। और उसके बाद बस इतनी सी इंपॉर्टेंट बात है, वो लैब में कह देता है कि आपने टेक्नीशियन और सर्जन दोनों मिलके उसकी जो डिज़ाइन है वो फाइनल करेंगे, और सीमेंटिंग करने से पहले आपने उसकी जो है वो फिट चेक कर लेनी है कि वो सारे दांतों को कवर कर रहा है, मोबाइल तो नहीं है, और उसके बाद आपने उसको सीमेंट के साथ फिक्स कर देना है। जिस तरह आप समझें कि आप ब्रिज फिक्स करते हैं उसी तरह आपका स्प्लिंट जो है वो फिक्स हो जाएगा, और उसकी हुक्स जो बनी होंगी उससे आपने अपर और लोअर दोनों को कनेक्ट कर देना है, जिसकी वजह से आपकी इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपके गैप स्प्लिट्स थे सारे। और फाइनली जो थर्ड आपका प्रोसीजर है वो इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन विद ऑस्टियोसिंथेसिस है। तो इसमें वो बेसिकली कह देता है आपके पास जो पहला तरीका आ जाता है वो ट्रांसऑसियस वायरिंग का है। तो ट्रांसऑसियस वायरिंग बेसिकली आप उसको आसान लफ्ज़ों में ये समझें कि फ्रैक्चर लाइन के एक साइड से वायर पास की, उसको दूसरी तरफ से घुमा के फ्रैक्चर के दूसरे पार्ट से ले आए और टाई कर दिया, यानी जिस तरह आप सूचर लगाते हैं, तो ट्रांसऑसियस वायरिंग बेसिकली उस तरह से होती है। अब उसमें दो तरह की वो वायर लगाने की बात करता है। एक वो अपर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल पे वायर लगाने की बात करता है, उसको वो अपर बॉर्डर वायर्स कहता है। तो वो सिंपली वो कहता है इंट्राओरली आप लगा सकते हैं, यानी एक साइड से आप गुजारें, मतलब फॉर एग्जांपल बकल साइड से आपने इंसर्ट की है, तो फ्रैक्चर की उसी साइड से लिंगुअल साइड से आप बाहर निकालें, और फ्रैक्चर की दूसरी साइड पे आप लिंगुअल साइड से डालें और बकल से निकाल के तो यहाँ पे टाई कर दें। तो ये आपका जो है वो ट्रांसओसियस वायरिंग अपर बॉर्डर की हो जाएगी। उसमें वो फिर ये भी कहता है कि ऑब्वियसली अगर आप इस तरह करेंगे तो दोनों कॉर्टिकल प्लेट्स इन्वॉल्व हो रही हैं, तो आप सिर्फ आउटर कॉर्टिकल प्लेट में भी ट्रांसओसियस वायरिंग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका थ्रू एंड थ्रू फ्रैक्चर नहीं हुआ हुआ मैंडिबल का। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि
वो कहता है इसके साथ क्योंकि आपने इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन करनी ही है, तो अगर आप सिर्फ आउटर कॉर्टिकल प्लेट से भी वायर पास करेंगे तो भी सफिशेंट जो है वो उसकी फिक्सेशन हो जाएगी। और जो दूसरी वो लोअर बॉर्डर वायर्स बता रहा है वो सिंपली कह रहा है कि अगर तो आपके यानी बॉडी या एंगल वाली साइड पे है तो फिर आपको एक्स्ट्रा ओरली अप्रोच लेनी पड़ती है, लेकिन अगर वो सिम्फिसिस रीजन में है तो फिर आप उसको इंट्रा ओरली भी प्लेस कर सकते हैं। तो इसमें भी बेसिकली बात वही है कि आप दोनों कॉर्टिकल प्लेट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं या सिर्फ आउटर कॉर्टिकल प्लेट से ही अपनी वायर पास करके तो सफिशिएंट फिक्सेशन ले सकते हैं अगर आपने इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन साथ करनी है तो। फिर वो कहता है कि अगर आपका कम्युनिटेड फ्रैक्चर है तो सिंगल अगर आप ट्रांसवर्सिस वायर यूज़ करते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं होगी। तो उसके लिए वो दो तरीके बताता है, या तो वो कहता है कि उसको फिगर ऑफ 8 की मूवमेंट के साथ आप पास करवा दें जैसे उसने पिक्चर में दिखाया हुआ है, या जैसे आप सूचर फिगर ऑफ 8 देते हैं उस तरह पास करवाएं, या फिर एक ट्यूब रखते हैं जिस तरह बकल ट्यूब होती है ऑर्थोडोंटिक टाइप की, तो उसके अंदर से आप वायर पास करवा दें तो वो भी उसको आप समझेंगे सपोर्ट देगी। तो इन दो तरीके से आप जो अपनी फिक्सेशन है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और फाइनली वो कहता है कि अगर आपका ओब्लीक फ्रैक्चर है तो उसमें आप थ्रू एंड थ्रू उस फ्रैक्चर के थ्रू आप वायर्स पास करके तो उसको टाई कर सकते हैं जैसे उसने डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो इससे भी वो कहता है कि रिजिड फिक्सेशन हो जाती है। और फिर आपकी सर्कमफेरेंशियल वायरिंग आ जाती है। तो वो बेसिकली आपकी ओब्लीक फ्रैक्चर्स ट्रीट करने में यूज़ होती है, और उसमें जब आप इडेंचुलस पार्ट ऑफ द मैंडिबल या इंडेंचुलस मैंडिबल के पढ़ेंगे फ्रैक्चर ट्रीटमेंट तो उसमें वो गनिंग स्प्लिंट्स पढ़ाता है, तो वहाँ पे वो ये डिटेल से बताता है कि किस तरह ये सर्कमफेरेंशियल वायरिंग लगाई जाती है। तो उसमें बेसिकली एक ऑल लेते हैं और उसको लोअर बॉर्डर से अपर बॉर्डर पे लेके आते हैं, उस पर वायर कनेक्ट कर देते हैं और फिर उसको लोअर बॉर्डर की तरफ वापस ले जाते हैं। तो एक तो वायर एक साइड से आपकी अपर से लोअर बॉर्डर तक चली जाती है, फिर उसी ऑल को नीचे से फॉर एग्जांपल अगर आप पहले लिंगुअल साइड से ले गए हैं तो फिर बकल साइड से उसको नीचे से ऊपर ले आते हैं। तो वो जो वायर है वो बकल और लिंगुअल दोनों साइड पे अप साइड टू लो यानी ऊपर से नीचे तक टोटल वो स्प्रेड कर जाती है या समझ लें पास कर जाती है। तो दोनों जब उसके टाई एंड्स ऊपर आ जाते हैं तो उसको या तो वैसे बांध दें या फिर उसके अंदर एक गनिंग स्प्लिट लगा के तो उसको टाई कर देते हैं। तो एक उसका तरीका ये है। फिर आपकी एक्सटर्नल पिन फिक्सेशन आ जाती है। तो ये यूजुअली जब आपकी कम्बिनेशन हो जाए यानी मुख्तलिफ मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाए, आप समझे एक ही पार्ट के, और स्मॉल पीसीज में आपका जो है वो हो जाए मैंडिबल का कोई पार्ट फ्रैक्चर, तो उसमें ये यूज़ की जाती है। तो इनका तरीका बेसिकली ये है कि एक पिन आप फ्रैक्चर के एक साइड पे लगा देते हैं और दूसरे साइड पे लगा देते हैं। उनके लिए जो होल्स ड्रिल किए जाते हैं वो जो आपके पिन का डायमीटर है उससे थोड़े से नैरो रखे जाते हैं, और उसके अंदर आप जब दोनों साइड्स पे पिन अटैच कर देते हैं तो दोनों पिन्स को आपस में मिला देते हैं। वो किसी भी चीज़ से मिलाया जा सकता है, वायर से या एक एक्स्ट्रा पिन लगा के मिलाया जा सकता है। तो ये मतलब दोनों पार्ट्स को कनेक्ट कर देगी जो दो पिन्स लगी हुई हैं। और इसके साथ आप इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन भी दे सकते हैं, यानी एक या दो पिन आप अपर में भी लगा दें मैक्सिला में, और अपर और लोअर की जो पिन्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दें। तो ये आपकी जो पिन्स होंगी वो आपकी इस तरह फिक्सेशन जो है वो करवाएंगी। अब फिर आपके बोन क्लैंप्स आ जाते हैं। तो क्लैंप्स इस तरह है कि पिन की बजाय वो क्लैंप लग जाता है, वो यूजुअली लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल पे लगता है। एक साइड मतलब फ्रैक्चर की दोनों साइड पे एक एक आपका क्लैंप लग जाएगा। उस क्लैंप के साथ आपकी पिन जो है वो बाहर निकली होती है, जिसके साथ आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मैंडिबल वाले पार्ट को मैक्सिला से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका जो बोन क्लैंप है वो हो जाएगा। और फिर आपकी ट्रांसफिक्सेशन आ जाती है के वायर्स के साथ। के वायर्स जो है वो यूजुअली आपकी ऑर्थोपेडिक जो है ट्रीटमेंट उसमें यूज़ की जाती हैं, लेकिन मैंडिबल में भी वो कहता है कि आप अगर फ्रैक्चर है तो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका वही है कि आपने जो अनफ्रैक्चर्ड पार्ट है फ्रैक्चर के दोनों साइड्स पे वहाँ से वायर पास करके तो उसको जो है वो फिक्स कर देना है। बाकी तरीका आपको हर चीज़ का डिटेल आनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको हर जो टेक्निक है उसका नाम पता होना चाहिए और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस जगह पे यानी किस कंडीशन में इसको यूज़ करना है
और ये फिक्सेशन किस तरह प्रोवाइड करेगी। और फिर वो चॉइस बता देता है कि आपने यानी कौन सा मेथड चूज़ करना है फ्रैक्चर की बेस पे। तो उसमें जो चीज़ें आपने देखनी है वो फ्रैक्चर का पैटर्न देखना है, स्किल ऑफ द ऑपरेटर है यानी उसको कौन कौन सा तरीका करना आता है, रिसोर्सेज अवेलेबल, प्लेट्स प्रेजेंट है या नहीं, वायर्स प्रेजेंट है या नहीं, आर्च बार अवेलेबल है या नहीं, एट्सेट्रा। फिर जनरल मेडिकल कंडीशन है, पेशेंट को जीए में लेके जा सकते हैं या लोकल में ही करना पड़ेगा, एट्सेट्रा। दूसरी इंजरीज़ हैं कि नहीं, जो फ्रैक्चर है उसमें इन्फेक्शन तो नहीं हुई या कंटामिनेशन तो नहीं है, और एडजेसेंट अगर सॉफ्ट टिश्यू लॉस है तो उसको किस तरह आपने साथ मैनेज करना है। तो ये सारे आपके जो टूथ बेयरिंग आपका मैंडिबल है उसके फ्रैक्चर्स थे, और उसमें डिफरेंट आपकी टेक्निक्स थी, जिसमें आपने रिजिड ऑस्टियोसिंथेसिस भी देखा है और इंटरमैक्सिलरी के साथ भी आपने देखा है, यानी मैंडिबल को मैक्सिला से भी कनेक्ट किया जा सकता है, और डायरेक्टली सिर्फ मैंडिबल में भी फ्रैक्चर को आप ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें आपको जो मोबिलिटी है यानी जो मैंडिबल की मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ जो है टेक्निक्स जिस तरह गैप स्प्लिट्स हैं वो अब बेहतर टेक्निक्स की वजह से आउट ऑफ यानी आप समझे कि फेवर चली गई हैं, यानी उनको यूज़ नहीं किया जाता अब। और बस इसमें से समझे इतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट अब आ जाएगा जब पढ़ेंगे तो ईडेंचरस मैंडिबल के फ्रैक्चर्स आ जाएंगे।